इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे किसी में 3 यूनिट बना रखी है, किसी में 4 यूनिट बना रखी है, किसी में 2 यूनिट बना रखी है, वहां पर चार्जेस का एक है, पोटेंशियल, फील्ड वगैरह वगैरह। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये जो आपके पास आई है शीट, ये सेट नंबर 1 है। इसमें वी आर नॉट फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ द बुक्स। हो सकता है कि कोई टॉपिक बुक के अंदर आपको दे रखा हो 3rd चैप्टर में और हमारे वो 1st में हो रहा हो, या फिर दे रखा हो 1st में, हमारे यहाँ 2nd में हो रहा हो। बट वंस द चैप्टर इज ओवर, जिस दिन मैं कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कंप्लीटेड, तो इट मींस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे सिलेबस में होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपके सिलेबस में देखो कई जगह क्या होता है, कंपटीशन के चक्कर में 12th को उड़ा देते हैं, 12th बेकार, और कई जगह 12th के चक्कर में कंपटीशन भूल जाते हैं। मैंने हर चीज का बैलेंस रख रखा है। हर चैप्टर में हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल्स, न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर इसके बाद कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और थ्योरी टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिससे विल पावर के साथ उतरे हैं कि हमें कंपटीशन में सिलेक्शन चाहिए, उन्हें एडिशनल शीट दी जाएगी, एडिशनल टाइम दिया जाएगा। और जो बच्चे कहते हैं सर हमारा टारगेट है ही नहीं कंपटीशन, हमारा टारगेट है केवल और केवल बोर्ड एकेडमिक्स, उन्हें एकेडमिक्स के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, सैंपल पेपर दिए जाएंगे। यानी कि मेन सिलेबस सुन लो, सामने बैठ करके जो मजा आता है वो यहाँ नहीं आ सकता। कोशिश ये करो यहाँ आए। जिस दिन प्रॉब्लम हो, शादी ब्याह में गए हैं, शहर से बाहर है, कहीं है, तो आप जूम पर आ जाइए, जूम पर मिलूंगा डेली। साइड बाय साइड जूम की रिकॉर्डिंग करूंगा। रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलेगी, सिर्फ कब मिलेगी, जब आपके एग्जाम्स आएंगे, चाहे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, हाफ ईयरली, जब आपको रिवाइज करना है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल मेरे लिए कि मैं 10 घंटे बैठ करके सारा दोबारा पढ़ाऊं। तो इन दैट केस वी विल प्रोवाइड यू वीडियो सॉल्यूशंस। क्या आप रिवाइज कर लो, कोई भी डाउट। अभी शुरू में 3 दिन हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा? 3 डेज, 3 दिन की बात है। तो जवाब है वो टॉपिक जो आपको बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोनों में काम आएंगे, बट दीज आर नॉट मेंशन्ड इन 12th सिलेबस। अब आप कहोगे ऐसा भी होता है। एक बात बताओ, क्लास 11th के फिजिक्स सिलेबस में कहीं भी लिखा हुआ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल तो मैं मान जाऊंगा, दैट इज द पार्ट ऑफ क्लास 11th। मैथ्स, 12th मैथ्स फिजिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन कई डेरिवेशन मिले होंगे आपको जिसमें डिफरेंशियल, इंटीग्रल, कैलकुलस मेथड का यूज हुआ है। तो ऐसे में यदि हम सोचे कि मैथ्स वाले कराएंगे, मैथ्स वाले सोचे फिजिक्स वाले कराएंगे, बच्चे रह जाते हैं। तो हमें वो टॉपिक करने हैं जो देखने में तो बोर्ड का पार्ट नहीं है, लेकिन उनके बगैर आपके न्यूमेरिकल्स होने के भी नहीं है। तो पहले 3 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज, आज, कल और परसों 20, 21 और 22, इनमें कोई भी लेक्चर छोड़ने का मतलब है कि आगे हर चैप्टर में दिक्कत होना। 23rd को क्वार्क, मेसॉन। अब आप कहोगे ये तो हमने सुना भी ना। अरे भैया सुना होता तो हम भूखे मर रहे होते। नहीं सुना, अच्छा है, हम सुनाएंगे, हम समझाएंगे आपको। तो ध्यान से सुनिए ये क्या है। पहले मैं कुछ नॉलेज आप लोगों से चेक कर लूं कि कितना आप जानते हैं, उसी हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, आप लोग भी लिख के बता सकते हैं।
मैंने हेडफोन उतार दिया था लेकिन लगाऊंगा अब नहीं, कल लगाऊंगा जिससे आपकी आवाजें कानों में आ जाए। लिख के बता देना। नंबर 1, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। Molecules are made up of atoms. Atoms are made up of protons, neutrons, electrons. Protons, neutrons and electrons are made up of, raise your hand if you know it. आप भी नहीं पता कोई बात नहीं, हमें बोलो बेटा, आपस में डिस्कशन नहीं, मेरे से पूछो या मेरे को बताओ। एनीवन? इधर बेटा, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किससे बने हैं? उन्हें बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं बेटा? क्वार्क। ये थ्योरी कहलाती है क्वार्क थ्योरी। मैं इसको समझाने से पहले एक चीज और जानना चाहूंगा। देखो, जब मैं पूछता हूं कि ये बताओ, इसका मतलब ये नहीं होता कि गारंटेड आंसर बताओ। मैं उससे ये जज करता हूं कि मुझे कितना समझाना है। यदि सबको पता है तो मैं एक्सप्लेनेशन शॉर्ट कर दूंगा, और यदि नहीं मालूम है तो एक्सप्लेनेशन लॉन्ग कर दूंगा, बाकी और कुछ नहीं। आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह में रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है? अल्फा, बीटा, गामा, डीके। अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, जानते हो? बीटा पार्टिकल्स क्या थे? मैंने बताऊंगा इलेक्ट्रॉन्स, आप बताओगे क्या था बीटा पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन्स। अब यही ये बात आती है, जब रेडियो एक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल निकलता है तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम निकलता है, 2He4। जब रेडियो एक्टिविटी में बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। नाउ माय क्वेश्चन इज, वो इलेक्ट्रॉन रेडियो एक्टिविटी में जो इमिट होता है वो न्यूक्लियस के इनसाइड से निकलता है या न्यूक्लियस के आउटसाइड से निकलता है? जो इलेक्ट्रॉन रेडियो एक्टिविटी में इमिट होते हैं, these are emitted from the interior of the nucleus or exterior of the nucleus? Obviously interior। अब फिर यहां बात आती है कि यार बचपन से हमने जो पढ़ा उसमें तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं, तो वो इंटीरियर से कैसे निकल जाता है? और दूसरा, यदि आप डीप नॉलेज रखते हैं रेडियो एक्टिविटी की तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि बीटा पार्टिकल के इमिट होने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के इमिट होने से, एटॉमिक नंबर राइजेस बाय 1। कुछ कुछ सुना हुआ जरूर लग रहा होगा। एटॉमिक नंबर राइजेस बाय 1 क्यों? यही मुझे आज समझाना है। आज हम एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव रखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि चार्जेस की बिल्कुल बिगिनिंग कहां से है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बने हैं? तो देखो बेटा, हमारे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बने हैं, इसके लिए काफी समय से रिसर्च चल रही थी। 2 थ्योरी सामने आई, एक कहलाती है क्वार्क थ्योरी और दूसरी युकावा थ्योरी। युकावा थ्योरी आपके चैप्टर एटम्स में आएगी आगे, फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं क्वार्क थ्योरी। Proton, neutron, electrons are made up of very tiny particles called as quarks. Proton, neutron, electrons are made up of very tiny particles called as quarks. There are 2 types of quarks. Up quark जिसका सिंबल है ये, एंड डाउन क्वार्क जिसका सिंबल है ये। कहीं पे अपवर्ड एरो देखो तो समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट अप क्वार्क, और व्हेनेवर वी सी दिस काइंड ऑफ सिंबल तो इट इज मीनिंग इट इज डाउन क्वार्क। अब वन इज अप क्वार्क, अदर इज डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है? तो जवाब है +2/3 ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3 ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कई बच्चे कहेंगे हमने तो पढ़ा था सर मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, मैं भी कह रहा हूं मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट मिनिमम एक्सिस्टिंग चार्ज इज नॉट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में फैक्ट्री लगी है टॉफी बनाने की और आप 100 टॉफियों के पैकेट बेच रहे हो, तो यदि आपसे मैं पूछूंगा कि भाई मिनिमम ट्रांसफर कितना कर सकते हो, तो आप तो पूरा पैकेट उठा के कहोगे इससे कम नहीं। लेकिन मिनिमम प्रोड्यूस कितना कर रहे हो, वो तो छोटी छोटी टॉफियां बना रहे हो, वो तो उससे कम है। मिनिमम ट्रांसफरेबल और मिनिमम एग्जिस्टिंग में अंतर है। ये सबसे छोटा चार्ज है, ये सबसे छोटे चार्ज है, लेकिन इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ट्रांसफर जब भी होंगे तो ये पैकेट्स की फॉर्म में होंगे, और इन्हीं पैकेट्स को कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वार्क्स के पैकेट्स हैं, सब लिखा हुआ है शीट में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत जो काम का मैं लिखवा दूंगा। बेटा एक चीज और बच्चे बड़े गड़बड़ करते हैं, नोट्स बनाने वाले हम जैसे टीचर भी गड़बड़ करते हैं कि नोट्स में सभी कुछ इतना ज्यादा लिख देते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता। एक बात बताओ, सारा लिखा हुआ तो बुक्स में अवेलेबल है। यदि आपको सभी कुछ लिखवाना है मेरे बेटा, यदि मुझे सभी कुछ पूरा पूरा लिखवाना है तो बुक ना लिखवा दूं, ये खरीद लो एक बुक, क्या परेशानी है? फिर तो बुक खरीदवा दो। नहीं बेटा, नोट्स ऐसे होने चाहिए जितना एग्जाम में लिखना है। मैंने नोट्स जो बना रखे हैं टू द पॉइंट है। यदि एग्जाम में जो पूछा गया बस इतना लिख के आओ, पूरे नंबर मिलेंगे। तो फिर बुक में इतना सारा क्यों लिखते हैं? बेटा एक बात बताओ, मैं टीचर हूं, तुम्हें एक बात समझाने के लिए 10 एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 के 10 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं। लिखना आपको वही है, वो तो समझाने के लिए 10 बात बोली। अब बुक जो लिख रहा है वो सामने है नहीं, तो वो समझाएगा कैसे? तो वो क्या करते हैं, वो 10 बात लिख देते हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि यदि हमारा कोई टॉपिक आ गया तो इतना बड़ा लिख के आना है। बेटा इतना बड़ा लिखोगे बोर्ड एग्जाम में पेपर छोड़ के बाहर आ जाओगे। कितना लिखना है वो इनमें है, नोट्स में, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तो मेरे बेटा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो जवाब है ये पार्ट, वो पैकेट्स ऑफ क्वार्क्स है। These are the packets of quarks. अब सुनो प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है? इलेक्ट्रॉन इज द पैकेट ऑफ 3 डाउन क्वार्क। जहां भी 3 डाउन क्वार्क एक साथ होंगे वही इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसका चार्ज कितना होगा? तो मेरे बेटा दिस इज द चार्ज ऑफ 1 डाउन क्वार्क। तो मेरे बेटा 3 डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होगा? इसका ट्रिपल कर दो, माइनस 3 टाइम्स ऑफ काले करने वालों का 3 टाइम्स ऑफ माइनस 1/3 ई, तो इट इज माइनस ई। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन में जितने अप होते हैं उसके डबल डाउन क्वार्क होते हैं। मैं सिंबॉलिकली लाखों में नहीं बना सकता, दीज आर इन लैक्स। जितने अप उसके डबल डाउन। यदि इसमें 1 लाख अप है तो 2 लाख डाउन है, 2 लाख अप है तो 4 लाख डाउन है, जिसके कारण इसका चार्ज 0 हो जाएगा। मान लो n अप है तो 2n डाउन है। अब जरा ओवरऑल चार्ज देखो, क्या आप बता सकते हो देख करके n अप क्वार्क्स का चार्ज क्या होगा? n इंटू प्लस 2e/3 और 2n डाउन क्वार्क का चार्ज क्या होगा? 2n इंटू माइनस 1e/3। टोटल चार्ज कितना होगा? एड दिस टू, तो प्लस 2ne/3 माइनस 2ne/3, टोटल चार्ज है 0। तो न्यूट्रॉन का बेटा टोटल चार्ज है 0, और वो इसलिए कि जितने अप हैं उसके डबल डाउन है।
तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका डबल नेगेटिव चार्ज, मतलब डबल नेगेटिव नहीं, क्वांटिटी में डबल है लेकिन चार्ज उतना ही आ जाएगा नेगेटिव। तो टोटल चार्ज ऑफ ऑल डाउन क्वार्क्स प्लस ऑल अप क्वार्क्स इज 0। तो चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक बार बोर्ड पर देखे अगर बताओगे बेटा, आप लोग लिख करके बताना, आप लोग बताना नंबर 1। और कल को यहीं पे मिलना बेटा, मजा लेना है पढ़ने का। तो और पूरा आज तो मैं पढ़ाई नहीं रहा, आज तो बेसिक समझा रहा हूँ। असली पढ़ाई कब से होगी? हाँ, 23rd से फुल फ्लो। लेकिन ये दोबारा नहीं बताऊंगा, जो एब्सेंट है वो एब्सेंट, ये मुझे भी रखना पड़ेगा थोड़ा नियम। एब्सेंट हो घर पे पढ़ लो, या फिर पहले से मुझे इन्फॉर्म करो तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। कोई कहने कि सर मैं 3 दिन बाद मेरे को चोट लगने वाली है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरे पास आया था, मैं 1992 की बात होगी, मैं एमपीएस में पढ़ाया करता था। एक एप्लीकेशन आई, सर आई विल बी सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम 11 Feb to 28 Feb, काइंडली ग्रांट मी लीव। भाई साहब मैं तब से परेशान, मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल, इसे पता है कि अगले महीने 15 दिन तक ये बुखार पड़ा रहेगा। बाद में बता रहा है कि सर छुट्टी पे जाना था घूमने, लेकिन वो लिखते तो सैंक्शन नहीं होती। मैंने कहा तूने ऐसे लिखते, बिल्कुल ये तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे सैंक्शन होगी। तो खैर आगे अपना, हाँ तो मैं मेरे लाल पूछ रहा था, बताओ डाउन क्वार्क का चार्ज कितना है? इसे देखे बगैर बताना। गुड। और अप क्वार्क है चार्ज, डाउन क्वार्क का, अप क्वार्क का किसका ज्यादा है मैग्नीट्यूड वाइज? अप। कम किसका है मैग्नीट्यूड वाइज? साइन को छोड़ दो तो अप क्वार्क का चार्ज डाउन क्वार्क से डबल है। इलेक्ट्रॉन को वो कितने डाउन क्वार्क से बना है तो उसका चार्ज हो जाता है माइनस। न्यूट्रॉन को पूछे, सिंबॉलिकली तो हम 2 और 4 दिखाते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि भाई रिलैक्स में हम बना नहीं सकते, तो हम 2 और 4 दिखाते हैं। जितने अप डबल डाउन, एन अप 2 एन डाउन, 1 लेग अप 2 लेग डाउन, 2 लेग अप 4 लेग डाउन एंड सो ऑन। अच्छा अब ये भी हो गया न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी हो गया। अब आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है जरा गौर से सुनना। जितने अप क्या उसके डबल डाउन, यदि अप क्वार्क n है तो क्या डाउन क्वार्क 2n है बेटा? तब तो वो न्यूट्रॉन बन जाएगा। डाउन क्वार्क 2n माइनस 3 होते हैं, 2n माइनस। अब चार्ज निकाल के देखते हैं बेटा, कितना चार्ज आएगा? पहले बेटा n अप क्वार्क का चार्ज n इंटू प्लस 2p/3 प्लस डाउन क्वार्क का चार्ज 2n माइनस 3 इंटू माइनस 1e/3। व्हाट इज द टोटल चार्ज? तो टोटल चार्ज इनका सॉल्व करना प्लस ही आएगा, करके देख रहे हैं ऑलरेडी। प्लस 2ne/3 माइनस 2ne/3, मतलब बचा क्या? माइनस माइनस प्लस 3e/3, और 3/3 कितना हो गया? यानी जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज है, बस साइड में डिफरेंस है माइनस और प्लस। तो एक बार लास्ट बार बता दो फिर खत्म करें बेटा। डाउन क्वार्क टॉपिक खत्म करें आज का, बैच नहीं। कई बच्चों के चेहरे पे ऐसी कुटिल मुस्कुराहट सी आई, खत्म करें क्या बात है। नहीं, बोर्ड क्लास में पीछा नहीं छोड़ेंगे हम लोग, और आप लोग मिल करके इतनी मेहनत करेंगे बेटा। पेरेंट्स को कुछ करके दिखाने का टाइम अब आया है। 11 तक का रिजल्ट कोई नहीं पूछने वाला आपका, चाहे 11th में आपके कितने % थे, 2-4 रैपट पड़ गए होंगे और कुछ नहीं। लेकिन फ्यूचर में जब कैरियर बनाने जाओगे तो उसको कोई नहीं भाव देने वाला।
लेकिन बोर्ड का रिजल्ट सब देखेंगे, कंपटीशन का सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ सब देखेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि बेटा इस साल जितनी लेबर कर सकते हो आप भी और मैं भी कर डालो। अगले साल आराम करना, वैसे ही जैसे 11th में किया था। कुछ ज्यादा ही हो गया था सर 11th में, तो इतनी मस्ती काटी कि हमने तो बस घर से निकालने की कमी रह गई थी, बाकी तो सब हो गया। कोई बात नहीं। अब चलो अच्छा, तो मेरे बेटा ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बारे में डिटेल में सिर्फ 2 बुक्स में दे रखा है डिटेल में। एक तो एच.सी. वर्मा, नाम सुना होगा, एक छोटी सी बुक है, पतली सी, इजी सी। और दूसरे नंबर पर एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है। बाकी अधिकतर बुक्स में इस टॉपिक को मिसिंग कर रखा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में चाहे आईएससी हो सीबीएसई हो, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। मैंने बताया ना कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं सिलेबस में मेंशन ना होते हुए भी दीज आर द पार्ट ऑफ सिलेबस, तो ये वैसे टॉपिक है। तो एंड कर रहा था मैं इस टॉपिक का। मुझे बताओ कि बेटा डाउन क्वार्क में सॉरी डाउन कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन किससे बना है? बस ये यदि आपने सही बता दिया तो लास्ट बार पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन किससे बना है? गुड। न्यूट्रॉन एन अप एंड डाउन, प्रोटॉन 2n-3। अच्छा देखा जाए यदि हम प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो न्यूट्रॉन बन जाता है। ये है n और 2n-3, इसमें 3 और ऐड कर दो, डाउन क्वार्क बन जाएगा। न्यूट्रॉन और कुछ नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। 1 proton plus 1 electron is 1 neutron. That's why neutron is slightly heavier than proton. Slightly, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपने केमिस्ट्री में, अभी फिजिक्स का पता नहीं, AMU एटॉमिक मास यूनिट वर्ड सुना हुआ है? I just want to know what is 1 AMU। जितना पता है आप बता दो। आप लोग तो भैया कल जब आओगे तब बताना, लिखोगे तो बहुत देर हो जाएगी और बोलोगे तो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी मेरे बाद। बुरा मत मानना, बिल्कुल साफ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। हाँ बेटा, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? हाँ, 1 AMU क्या है? इतने से क्लियर कर दो, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिख पाऊंगा बारे में। कितना 1 AMU क्या है? तो जिसने थोड़ा सा पढ़ा है वो कहेगा 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ। जिसने थोड़ा और पढ़ा होगा वो कहेगा 1/16 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। पढ़ा हुआ है न्यूक्लियस। और थोड़ा पढ़ा हो नाइट्रोजन से बता देगा, कोई बता सकता है नाइट्रोजन से 1/14 टाइम्स ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन। मेरा क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, मेरा क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि मेरे बेटा आपने कह दिया 1 AMU 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन, 1/14 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन, 1/16 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। मेरे बेटा कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही डिफाइन क्यों किया? क्यों नहीं कहा कि 1/235 टाइम्स ऑफ यूरेनियम? जब डिफाइन कर रहे होंगे तो उनके दिमाग में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्यों आई बात? क्या आपने एक चीज नोटिस करी? जिन 3 से AMU को डिफाइन किया गया है उन तीनों में एक खास बात है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल इन क्वांटिटी। कार्बन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। शायद केमिस्ट्री वाले टीचर भी आपको ना बता पाए। जब आप पूछोगे 1 AMU क्या है कि बेटा 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन न्यूक्लियस, कि सर कार्बन ही क्यों? तो कहेंगे चला जा चुपचाप, दिमाग मत खराब।
बैच का टाइम हो रहा है, अगला बैच। नहीं, ये मास्टरों की आदत होती है, जब कुछ ना आता हो ना, अगले बैच का टाइम हो रहा है। भाई मेरे पास बैठ के पूछो जितना पूछना है, और फिर भी यदि बाई चांस सच में मेरा बैच का टाइम हो रहा है, कभी तुम कहोगे ले गूगली दे गया, तो मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के डाल देना या कॉल कर लेना, मैं जवाब जरूर दूंगा दिन में, क्योंकि इस बार 10 बैच पढ़ाने हैं, 3 कोचिंग तो रखे हैं मैंने। एक तो यहाँ पर आनंद हॉस्पिटल के ठीक सामने जो यामाहा का शोरूम है उसके बराबर वाली बिल्डिंग ले ली है मैंने, वहां पर भी लूंगा। पीवीएस के ठीक सामने आनंदित नर्सिंग होम है, उसके बराबर वाली बिल्डिंग ले ली है। फिजिक्स अकेला मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री मैथ बायो पूरी टीम खड़ी कर रखी है, 20-25 मेहनती लोगों की। कंपल्शन कोई नहीं कि नहीं जी सारे हमारे यहाँ पढ़ो, तुम्हें सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़ो, ये भी बड़ा गलत होता है ना जी, ये भी मेरे यहाँ पढ़, और अगला मास्टर से आकर के कह रहा बेटा मैं ये पढ़ाऊंगा ना, जहां समझ में आए वहां पढ़ो। टीचर और स्टूडेंट की बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। सारे टीचर बढ़िया है, एक बात सुन लो, सारे पढ़ लिख करके ही पहुंचे हैं, बात यह है किससे तुम्हारी ट्यूनिंग बन जाए, किसका समझ में आना शुरू हो जाए। तो सब पढ़े हैं, जहां पढ़ना है वहां पढ़ो, ऑप्शन हमारे पे अवेलेबल है। मेहनत करो, बस रिजल्ट चाहिए। अकेले फिजिक्स से कुछ नहीं होने का, अकेले केमिस्ट्री से नहीं, अकेले मैथ से नहीं होने का, अकेले बायोलॉजी। जब तीनों स्ट्रांग होंगे तब आपका कुछ कैरियर बनेगा। तो मेरे बेटा मैं आपको बता रहा था 1AMU के बारे में, कि आप किसी से भी पूछोगे तो 90% टीचर्स भी नहीं बता पाते कि 1AMU कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही क्यों डिफाइन किया। दरअसल आइंस्टाइन के आसपास पता चला प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन ही कभी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ही कभी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कभी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कभी प्रोटॉन है, प्रोटॉन कभी प्रोटॉन है, प्रोटॉन कभी न्यूट्रॉन है। आप कहोगे ये कौन सी बात होता है, बताता हूँ। न्यूक्लियस के अंदर खेल चलता रहता है। मान लो हमारे न्यूक्लियस में, मैंने अभी अभी एक बात बोली कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, बताया अभी। मान लो बेटा ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, फॉर एग्जांपल कोई को बनाऊंगा, हजारों नहीं बना सकते। तो एटॉमिक नंबर इज 2, मास नंबर इज 4। अब होता क्या है, न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां कूद जाता है। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है। अब आप बताओ न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन यहां कूद गया, तो क्या अब ये न्यूट्रॉन रह गया या प्रोटॉन रह गया? प्रोटॉन रह गया। और यहां आ गया, ये न्यूट्रॉन बन गया। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन? 2। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। लेकिन जो पहले न्यूट्रॉन था अब वो प्रोटॉन है, और जो प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन है। अब इस न्यूट्रॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां फेंक दिया थोड़ी देर में, अब ये प्रोटॉन बन गया, ये न्यूट्रॉन बन गया। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां फेंक दिया, अब ये न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन है। ऐसा चलता रहता है लगातार, इलेक्ट्रॉन का खेल चलता रहता है। युकावत थ्योरी में मैसॉन पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज युकावत थ्योरी की बात नहीं हो रही, तो आज मैं आपको क्वार्क बता रहा हूँ। ये चलता रहता है कैच ऑन कैच, ले इलेक्ट्रॉन वो बन गया न्यूट्रॉन, वो बन गया प्रोटॉन, ये ले इलेक्ट्रॉन, इस तरह से अदला बदली चलती रहती है। उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है एटम में। 2 प्रोटॉन पॉजिटिव है, जरा रफली एक लाइन में सुन ले, 2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होगा, रिपेल करेंगे। रिपेल होने की नौबत आए उससे पहले ही न्यूट्रॉन बन जाता है। क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रिपेल करेंगे? अब ये 2 प्रोटॉन है, रिपेल करेंगे। रिपेल करना शुरू होने से पहले ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, इससे स्टेबिलिटी आती है। एटम्स स्टेबल इसीलिए होते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, जिसके ऊपर डिटेल में टॉपिक आपके चैप्टर एटम्स में आएगा। आई थिंक कुछ तो दिमाग में आने लगा होगा। तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अदला बदली होती रहती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है, कभी प्रोटॉन बन जाता है, कभी मैंने कहा था न्यूट्रॉन कभी प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही कभी न्यूट्रॉन है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते, मान लो फ्यूचर में ऐसा माइक्रोस्कोप बना भी दिया
जिससे आप इन्हें देख सको, तो कोई ये नहीं कह पाएगा ओ इट इज प्रोटॉन। इतने बोलने के समय में लगभग 10,000 बार प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन चुका होगा, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन चुका होगा। तो आप ये नहीं कह सकते इट इज प्रोटॉन इट इज न्यूट्रॉन। अब भाई फिर क्या बोले? तो हमारे साइंटिस्ट ने, आजकल के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलना ही बंद कर दिया। अब ना इन्हें कहते हैं प्रोटॉन, ना कहते हैं न्यूट्रॉन, अब बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं बेटा? क्या मतलब है न्यूक्लियॉन का? जो भी न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियॉन। जो सोफिया में पढ़े वो सोफियन, सेंट मैरी में पढ़े मैरियन, न्यूक्लियस में रहे न्यूक्लियॉन। एमपीएस का भी पता नहीं, कुछ उतना होगा। हमारे टाइम में एमपीएस को कुछ कहते थे, लेकिन वो बढ़िया वर्ड नहीं था तो हम बोलते थे। तो खैर यार रिकॉर्डिंग चल रही है, रहने दो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, बीच में चलता रहता है हंसी मजाक। ये सीरियस हो गए बालक, मैं स्माइली क्वेश्चन मार्क बना के दे रहे हो, मत दो, चल रहा है ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, तो अपने पॉइंट पर वापस आ रहे हैं। देखो बेटा, जब कभी हंसी मजाक पढ़ाई को डिस्टर्ब करने लगे तो इसका मतलब वो गलत वे में जा रही है। लेकिन यदि वो आपके माइंड को रिलैक्स कर रही है तो ठीक है। कई बार क्या होता है, वही चीज हम बहुत सीरियस नोट पे पढ़ा दें तो 15 मिनट बाद बच्चा बोर होने लगता है और फिर मन टाइम देखने लगता है। मैं यही चीज पढ़ाता। This is the nucleus. This is the nucleus. It is made up of protons and neutrons. Neutron is made up of proton and electrons. After some time, electrons jumping in. अबे थोड़ी देर में बच्चे पीछे से आवाज आती होता है। वह हमें तो सब ऐसे सोचते हैं, सीधे टीचर पैदा हुए थे, हम भी बच्चे थे, हम लोगों को भी पता है कि भाई क्या है। तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जो पढ़ाई को डिस्टर्ब करने लगे या क्लास के डेकोरम को खराब करने लगे। ओवर कुछ नहीं, बीच बीच में माइंड को रिलैक्स करने का बहाना है। हाँ, तो मैं आपसे बता रहा था कि हमने इसे न्यूक्लियॉन कहना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन आया कि न्यूक्लियॉन का मास कितना है, क्योंकि न्यूक्लियॉन कभी तो प्रोटॉन बन जाता है, कभी न्यूट्रॉन बन जाता है, फिर कभी न्यूट्रॉन बन जाता है, फिर कभी प्रोटॉन बन जाता है। तो हम क्या बोले? तो हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि न्यूक्लियॉन के मास को कहेंगे 1 AMU। अब क्योंकि ये कभी प्रोटॉन बन जाता है, कभी न्यूट्रॉन बन जाता है, तो इनका एवरेज मास ले लो, यही न्यूक्लियॉन का मास कहलाएगा। मान लो बेटा मेरा मास आज 70 kg, कल 80 kg, परसों 70 kg, उससे अगले दिन 80 kg, उससे अगले दिन 70, अगले दिन 80। कोई पूछे मेरा मास क्या है तो मैं सही सही तो बता ही नहीं सकता, मुझे पता है कल कुछ और था, कल कुछ और होगा, तो हम एवरेज बता देंगे 75। तो यहाँ पर कभी हम ये बन जाता है प्रोटॉन, कभी बन जाता है न्यूट्रॉन। किसका बताए? हम ना प्रोटॉन का ना न्यूट्रॉन का, हम एवरेज बता देते हैं। This average mass of the nucleon is called as 1 atomic mass unit, 1 AMU। तो 1 AMU और कुछ नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का एवरेज है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का एवरेज है। अब आम लोगों को ना न्यूक्लियॉन पता है ना कुछ पता है, तो उन्होंने कहा कि 1 AMU 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन न्यूक्लियस है। अब कार्बन न्यूक्लियस का मतलब बेटा हो गया 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। अब तुम जरा सोच करके देखो, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन को ऐड करके और फिर 12 से डिवाइड कर दो, तो विल यू गेट Nt + Mn/2 और नो? कुछ लोगों ने कहा कि ये नाइट्रोजन का 1/14 है। क्या बोला बेटा? नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन मींस 7 प्रोटॉन्स प्लस 7 न्यूट्रॉन्स। 7 कॉमन आके कट गया, व्हाट डू वी गेट? Mp + Mn/2। क्या मिला? कुछ लोगों ने कहा 1/16 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में आप थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, कॉमन आगे कट गया। हमने ऐसे न्यूक्लियस को चूज किया
जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल थे, जिससे कॉमन आगे कटता है। सपोज कहीं पे होते 5 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स और मैं उसे 12 से डिवाइड कर देता, तो क्या मुझे Mt + Mn/2 मिलता? तो वही गलती हो जाती। लाना तो हमें Mt + Mn/2 था, क्या लाना था? तो अब मैं आगे से पूछूं कि 1 AMU क्या है, तो इट इज द एवरेज मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या और भी शॉर्ट करके बताओ, तो इट इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन। कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही डिफाइन क्यों किया? क्योंकि उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर इन इक्वल नंबर्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन। एक बात तो समझ में आ गई, चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा भी हो सकता है, डाउन क्वार्क का चार्ज, लेकिन अकेला डाउन क्वार्क कहीं जा तो नहीं सकता। जाएंगे तो ये खुद में या तो इलेक्ट्रॉन बन के जाएंगे, प्रोटॉन बन के जाएंगे या न्यूट्रॉन बन के जाएंगे। तभी हम कहते हैं स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सबसे छोटा ट्रांसफरेबल चार्ज है, उससे छोटा चार्ज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अकेले डाउन क्वार्क को अप क्वार्क को ट्रांसफर नहीं कर पाए, आज तक तो नहीं कर पाए, फ्यूचर का पता नहीं। अभी तक की थ्योरी तो यही कहती है। आई थिंक समझ में आ गया, अच्छी तरह से आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स का आया था, 1 मार्क का। पता है बच्चे कहते हैं 1 मार्क सबसे ज्यादा बेनिफिट यही क्वेश्चन देते हैं। तुम्हें बताओ 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम 2-3 पेज लिखने पड़ते हैं, और 1 मार्क के 5 क्वेश्चन आ जाए तो 1 वर्ड या 1 लाइन लिखनी पड़ती है। 5 लाइन में 5 नंबर, और कहा 2-3 पेज में 5 नंबर। तो मैं तो बच्चों से कहता हूँ भाई इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो। हाँ, अब पूछता हूँ, मेरे पे 2 आइडेंटिकल पेन है, आइडेंटिकल, सेम मास, सेम मटेरियल, हर चीज सेम। मैंने एक को दे दिया +1 कूलम चार्ज, दूसरे को दे दिया -1 कूलम चार्ज। एक जैसे थे, एक को दे दिया बेटा +1 कूलम, दूसरे को -1 कूलम। कौन सा हैवी होगा और क्यों? सबसे आसान है, 1 मार्क का है, कौन सा हैवी होगा और क्यों? जिसे +1 मिला या जिसे -1 मिला? -1। कौन कह रहा है -1 वाला हैवी होगा? एक माइनस वाला या प्लस वाला? दोनों इक्वल होंगे क्योंकि चार्ज में मास नहीं होगा। आप कह रहे हो ऐसा, मैं नहीं बोला है, चार्ज से क्या फर्क पड़ गया? कौन कह रहा है कि माइनस वाला हैवी होगा? आप भी हाथ उठा दो यार। कंफ्यूजन इधर, कौन कह रहा है माइनस वाला हैवी होगा? एक। कौन कह रहा है प्लस वाला हैवी होगा? आप में से सही, आप में से कौन कह रहे हैं इक्वल होंगे? बोल लिया करो, लिख के ही सही। आप बोलो बेटा, कौन कह रहे हैं इक्वल होंगे? बाकी सब ऐसे बैठे जिसकी सरकार बनी उसके साथ। गुरु जी आप भी बता दो, हमें ना पता। मेरे बेटा, इस बात को समझने से पहले एक बात सुन लो, प्लस और माइनस चार्ज है क्या? किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो निगेटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन चले गए, ये तो आप जानते हो। मैं जब कहता हूं कि इस पर प्लस चार्ज आ गया तो दरअसल आया कुछ नहीं, उल्टे इलेक्ट्रॉन चले गए।
और दूसरे पे माइनस आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गए। आता या जाता कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आ जाए नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन चला जाए, और जब इलेक्ट्रॉन आता या जाता है तो उसका मास भी आता जाता है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन हैज ए मास 9.1 into 10 की पावर -31। अभी फोन नहीं भाई, वॉल्यूम चेक करो, क्योंकि मैंने ये पुराना हिस्ट्री देखी हुई है, जब भी बीच में कॉल आ जाए तो वॉल्यूम में गड़बड़ आ जाती है। सही आ रहा है? तो मेरे बालक, आता या जाता इलेक्ट्रॉन है। अब तुम बताओ, नेगेटिव चार्ज आया तो चाहे 1 या 2 या लाख इलेक्ट्रॉन आए, अपना मास लाए, नहीं आया। और जब वो मास लाए तो ये हैवी हो गया, स्लाइटली सही, कुछ तो हुआ। और जब पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन आए या गए? इलेक्ट्रॉन आए या गए? बोलो। और जब इलेक्ट्रॉन गए तो अपना मास भी ले गए। आई थिंक कि समझने वालों को तो समझ में आ चुका कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज वाला हैवी होगा या पॉजिटिव वाला? क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है बालक को इलेक्ट्रॉन आना, उनका मास आना, हैवी हो जाना। और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जाना, उनका मास जाना, लाइट हो जाना। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी चाहे नन्नू सी से लिटिल बिट हैवी हो जाती, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाइट। तो ये 1 मार्क इसीलिए तो था भाई, जिसे पता होगा वो तो ध्यान से लिख देगा। नेगेटिव मींस इट हैज gaining electrons, therefore slight increase in mass will be observed, और पॉजिटिव मींस इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये लूज कर रहा है तो भाई मास भी लूज करेगा। अब क्वेश्चन आता है कितना? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस? मैंने बताया ना 3 दिन का कंसेप्ट है ये, 1 दिन का तो आज लगभग हो चुका। चार्ज आज मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा ना पहला दिन है, थोड़ा सा बातें होती रहे वो ज्यादा बढ़िया है। पढ़ाई तो शुरू होगी 2 दिन बाद, बेसिक बना रहे हैं, आज पढ़ाई नहीं हुई है, बेसिक्स डेवलप हुए। कल थोड़े ज्यादा डेवलप करेंगे, पर तो ज्यादा। और फर्स्ट चैप्टर की प्रॉपर बिगनिंग कब से होगी? लेकिन ये भी काम आएगा। अब बात आती है बेटा कि ये जो बॉडीज है, मतलब चार्जेस है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? मैं कहूं कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, अभी पता ही नहीं कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन का भी नहीं क्या है। चार्ज की मास कितना बढ़ता और कम होता है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो चार्जेस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, मासेस पर इनका इफेक्ट क्या है, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए कल तक। तो ये थी पढ़ाई आज तक। बाय बाय।